नमस्कार दोस्तों इसके पहले क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से समझा था। कुछ और दो चार बातें इसके बारे में रह गया था, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कि हमने बताया कि 322 से 298 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल है। 322 ईसा पूर्व में इनका चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो एक क्रूर शासक था, वो अयोग्य शासक था, ठीक है, उसको धनानंद को क्या कर दिया था, हत्या कर दिया। और इस प्रकार से नंद वंश को समाप्त कर उसके स्थान पे कौन सा वंश मगध में स्थापना किया, मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चाणक्य की सहायता से फिर चाणक्य को क्या बना लेता है, अपना पीएम बना लेता है, प्रधानमंत्री बना लेता है और संपूर्ण भारत पर इस प्रकार से शासन करता है। इसलिए इसको केंद्रीय शासक, पहला इतिहास का पहला केंद्रीय शासक बोला जाता है। केंद्रीय शासक का मतलब आप समझो कि जैसे ये भारत है, इस भारत के सोचो कि इस भाग पे कोई और शासक है, इस पे कोई और राजा है, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय कहाँ हुआ, अगर ये पूरे भाग पर किसी एक का शासन चलता हो, किसी एक व्यक्ति का शासन चलता हो, एक जगह से शासन चलता हो, तो इसको कहेंगे हम केंद्रीय। क्योंकि बताओ, इसका तो अब केंद्र हो गया पाटलिपुत्रा। यहाँ से पाटलिपुत्रा से क्या करते थे, तो शासन करते थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तब ये पाटलिपुत्रा से पूरे भारत पे, इस संपूर्ण अखंड भारत पे ये क्या करते थे, शासन करते थे। तो बताओ, शासन का केंद्र संपूर्ण भारत का कहाँ हो गया था, तो पाटलिपुत्रा। और उसका शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो केंद्रीय शासक तो ये हो गए। तो इस प्रकार से इन्हें इतिहास में पहला केंद्रीय शासक कहा जाता है। ठीक है, इसने राज विस्तार के क्रम में दोस्तों हमने बताया कि यहाँ उत्तर में तो जम्मू कश्मीर और पूर्व में बंगाल तक, जो कि महास्थान नामक अभिलेख से जानकारी मिलता है, और दक्षिण में कर्नाटका तक ये गए थे और दक्कन वाले क्षेत्र को भी जीते थे। किस क्षेत्र, ये जो दक्कन वाला क्षेत्र है ना, तो इस दक्कन के क्षेत्र, दक्कन वाला क्षेत्र पर भी विजयी रहा था इनको। ठीक है, जो दक्षिण में विजयी का, दक्षिण में राज विस्तार का जो क्या मिलता है, इसका साक्ष्य मिलता है, वो है तमिल ग्रंथ। दो तमिल ग्रंथ है, अहनानूर और मुरनानूर। कौन सा है, अहनानूर और मुरनानूर। तो इससे जानकारी मिलता है। और फिर हमने कहा था कि पश्चिम में जो जानकारी मिलता है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, पश्चिम में जब ये राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में कर रहे थे, इस भाग में अफगानिस्तान वाला भाग में ये पहुँचे। ठीक है, तो वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर, जो कि इसका सिकंदर का, महान सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो इस सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध हो गया 305 ईसा पूर्व में, और उस युद्ध पर ये विजयी रहे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। और सेल्यूकस निकेटर के बेटी हेलेना से विवाह किया इन्होंने। ठीक है, और दहेज स्वरूप 4 राज्य को लिया था। उसमें से कौन था, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र के 4 राज्य। ठीक है, काबुल था, कांधार, हेरात और जेडरेसिया, ये 4 राज्य को लिया था। ठीक है, जेडरेसिया। बदले में इन्होंने उपहार के रूप में अपने ससुर जी को, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया था। क्या दिया था, 500 हाथी दिया था इनको। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति को, ठीक है, अपने एक मंत्री को कहाँ भेजा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, तो उन्होंने, ये दूत का नाम था मेगास्थनीज। क्या, मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज जब आया भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो बहुतों समय तक उन्होंने यहाँ पे रहा। तो भारत को देखा, भारत के बारे में सुना जाना लोगों से, और उन्होंने इस पर एक पुस्तक लिख दिया जिसका नाम था इंडिका। क्या, हमने फिर बताया कि इस इंडिका में उन्होंने पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन किया है। इसी इंडिका में उन्होंने राजप्रसाद, जो कि इनका भवन था, चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल भव्य भवन था, उसके बारे में चर्चा इन्होंने किया है, जो कि लकड़ी से बना हुआ राजप्रसाद भवन था। ये राजप्रसाद भवन पाटलिपुत्र में ही था। इसको हमने बताया कि हम जहाँ पे अभी हैं उस क्षेत्र में भी इसका विस्तार था, उसी क्षेत्र में था ही कुम्हरार। ठीक है, कहाँ पे, कुम्हरार में। ठीक है, तो ये था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का राज विस्तार का नीति। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का हमने कुछ अन्य नाम भी देखा है। क्या,
तो इसके नाम में हमने अन्य नाम में भी बता रखा है आपको, अन्य नाम, कि इनको स्ट्रैबो और जास्टिन, स्ट्रैबो और जास्टिन क्या कहता है, जास्टिन इनको कहता है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, ठीक है। तो सेंड्रोकोटस कहता है। इसी सेंड्रोकोटस का पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से कौन करता है, तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस का नाम चंद्रगुप्त मौर्य से किया। किससे किया, कि चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। फिर हमने कहा कि प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस से, प्लूटार्क कहता है इसको क्या, एंड्रोकोट्स, ठीक है। तो एंड्रोकोटस कहता है। तो ये रहा अन्य नाम में दोस्तों। फिर हमने इसमें बता रखा है कि इसकी जो जानकारी मिलता है, राज्य का जानकारी, मौर्य वंश का जानकारी, मौर्य साम्राज्य का जानकारी जो मिलता है वो पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। पुरातात्विक स्रोत में क्या हो गया कि अशोक का जो अभिलेख है, स्तूप है, और इन राजाओं के द्वारा बनाया गया गुफा स्थापत्य है, सिक्का है, ठीक है, ये सब के द्वारा से मिलता है क्या, जानकारी। और साहित्यिक ग्रंथ से मिलता है। साहित्यिक ग्रंथ में हमने बौद्ध ग्रंथ को बता रखा है। बौद्ध ग्रंथ में है दीपवंश, दिव्यदान, महावंश, महावस्तु, ठीक है। तो इससे मिलता है क्या, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी। जैन धर्म का जो दो प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक कल्पसूत्र जो कि किसने लिखा है, भद्रबाहु ने लिखा है, और एक है आपका क्या कहता है उसको, जो कि हेमचंद्र ने लिखा है, परिशिष्ट पर्व ने को हेमचंद्र ने लिखा है। उसमें पाटलिपुत्र और इसके मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों मौर्य साम्राज्य के वर्णन के बारे में हमने बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ को देख रखा। और फिर हमने और कुछ ग्रंथ को बताया था, जैसे कि हमने बताया आपको कि अन्य ग्रंथ में कुछ ग्रंथ ऐसे था कि सोमदेव एक ग्रंथ लिखा, सोमदेव, बृहत कथा मंजरी। कौन सा ग्रंथ, बृहत कथा मंजरी। ये सोमदेव नहीं, क्षेमेंद्र ने लिखा था। किसने लिखा था, क्षेमेंद्र। सोमदेव क्या लिखा था, तो सोमदेव लिखा था कथा सरित्र सागर, ठीक है। ये सोमदेव लिखा था कथा सरित्र सागर। और बृहत कथा मंजरी किसने लिखा था, तो क्षेमेंद्र लिखा था। इससे भी जानकारी मिलता है दोस्तों। फिर बताया हमने कि मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका से मिलता है। चाणक्य का पुस्तक किससे मिलता है, अर्थशास्त्र से जानकारी मिलता है। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक मुद्रा राक्षस से मिलता है इसकी जानकारी, ठीक है। तो ये सभी से जानकारी मिलता है दोस्तों। और विदेशी विवरण कुछ की प्लूटार्क क्या कहता है, तो प्लूटार्क में हमने बताया था कि वो कहता है कि ये एक जो था चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा था। और जास्टिन कहता है कि 6 लाख सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को इन्होंने रौंद डाला था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने पिछले क्लास में देख लिया। फिर हमने बताया था कि इनके पत्नियाँ, तो पत्नियों का नाम में हमने बताया कि 3 पत्नी थी, ठीक है। एक तो थी नंदनी, हेलेना और क्या, दुर्धरा। तो दुर्धरा जो थी, दुर्धरा इसने एक बार टेस्ट करना चाहा कि हमारे जो पति जी हैं उनके भोजन को मैं टेस्ट करता हूं, और टेस्ट करने लगा तो उसमें जहर मिला हुआ था। अब कोई षड्यंत्रकारी ने जहर मिलाया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य खाएगा मर जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तो विष पुरुष था, उसको विष देकर बचपन से ही तैयार चाणक्य ने किया था कि विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो खाते तो उन पर नहीं इफेक्ट पड़ता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दुर्धरा ने खाई तो इस पर प्रभाव पड़ा, ये मरने की स्थिति में आ गई। लेकिन ये गर्भवती थी तो इसके पेट में जो था ये पल रहा था बच्चा। तो बच्चा को मतलब कैसे निकाला जाए, तो उसने चाणक्य ने इसको पेट को फरवा दिया था, ठीक है, और चाकू से कटवा दिया और उससे बच्चा को निकाल लिया गया।
बच्चा पर भी उस जहर का प्रभाव पड़ा था, बिंदु बिंदु जैसा हो गया था शरीर पे, तो इसलिए उसका नाम बिंदुसार हो गया। ठीक है, तो जो बच्चा जन्म लिया बिंदुसार, बिंदुसार जब बड़ा होता है 298 ईसा पूर्व, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य अपने इस राज्य का जो कार्यभार रहता है उसको सौंप देता है और जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण भारत में चला जाता है, कर्नाटक वाला क्षेत्र में। वहीं उसने 298 ईसा पूर्व में सरवनबेलगोला, कर्नाटक में एक पहाड़ी वाला क्षेत्र है सरवनबेलगोला के पास, उन्होंने अपनी प्राण को त्याग दिया। ठीक है, संथारा या संलेखना विधि के द्वारा, जो कि एक उपवास का विधि है कि उपवास धीरे धीरे करता है। ठीक है, अच्छा, सेल्यूकस निकेटर कुछ कार्य भी करवाए थे। ठीक है, कल्याण का कार्य करवाए थे अपने नागरिकों के लिए। ठीक है, तो कुछ कार्य में जैसे जैसे इन्होंने, इसके एक मंत्री था गुजरात के सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में। अच्छा, गुजरात का सौराष्ट्र मतलब आप देखो, ये क्षेत्र गुजरात है, ये क्षेत्र क्या है, गुजरात है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसी को सौराष्ट्र नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो गुजरात वाला क्षेत्र को ये वाला काठियावाड़, अभी इसको काठियावाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काठियावाड़। ठीक है, तो ये गुजरात वाला क्षेत्र जो था इसी को सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र में एक पर्वत, क्या है, पर्वत, जिस पर्वत का नाम गिरनार पर्वत। कौन सा पर्वत, तो गुजरात में के सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत पर इन्होंने उसके नीचे एक झील का निर्माण करवाया। क्या निर्माण करवाया था, एक झील। इस झील का निर्माण गुजरात के सौराष्ट्र में इन्होंने अपना एक गवर्नर चुन रखा था, जिस गवर्नर का नाम था, अब चूंकि सभी जगह चंद्रगुप्त मौर्य तो खुद जाके शासन नहीं कर, आज प्रधानमंत्री भारत का समझो कि नरेंद्र मोदी है, तो क्या सभी राज्य में नरेंद्र मोदी, अरे सभी राज्य का अपना एक सीएम होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार से इन्होंने भी चुन रखा था, तो अपना एक इसका एक गवर्नर, गुजरात के सौराष्ट्र गवर्नर चुन रखा था पुष्यगुप्त का, पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति को। ठीक है, तो पुष्यगुप्त को गवर्नर चुन रखा था। तो पुष्यगुप्त ने एक गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत के नीचे एक झील का निर्माण कराया था, जिस झील का नाम था सुदर्शन झील। कौन सा झील, सुदर्शन झील। ठीक है, तो आप बताओ शासक कौन है, तो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो गवर्नर है पुष्यगुप्त, उसी के अंतर्गत शासक के अंदर ही आ गया। तो पुष्यगुप्त अगर निर्माण करवाया तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कल्याण के कार्य में अपने गवर्नर के द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। ये जो सुदर्शन झील था, अब बताओ पर्वत के नीचे, क्यों, पर्वत से पानी गिरता है। ठीक है, तो पर्वत के नीचे, तो इस सुदर्शन झील जो था ये मीठे पानी का झील था। कैसा पानी का, मीठे पानी का झील। ठीक है, तो ये कल्याण का कार्य करवाएंगे। ये कहाँ, गिरनार पर्वत कहाँ है, तो गुजरात के सौराष्ट्र वाला भाग में, जो कि अभी काठियावाड़ इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गवर्नर चुन रखा था जिसका नाम क्या था, पुष्यगुप्त। उन्होंने एक झील का निर्माण, मीठे पानी का झील, सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील का मरम्मत अब कालांतर में दोस्तों, मतलब आगे के समय में ये झील का मरम्मत भी करवाना पड़ेगा। ये झील क्या होगा, सूख जाएगा या क्या होगा, तो पानी की कमी इसमें आ जाएगी, तो इसका मरम्मत करवाना पड़ेगा, टूट फूट जाएगा कुछ भाग। ठीक है, तो इसकी कालांतर में मरम्मत इसे जीर्णोद्धार भी कहा जाता है। क्या, जीर्णोद्धार, मतलब जब कोई बना गया, पहले से जो कोई चीज़ बना है उसमें कुछ मतलब क्या आ गया है, तो कुछ त्रुटियां आ गया है, उसमें सुधार किया जाए तो उसको जीर्णोद्धार भी कहा जाता है। मतलब फिर से उसका क्या बनाया गया है। जैसे हमने घर बनाया, घर में कुछ टूट फूट गया कोई दीवार, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर से उसको अच्छी तरीके से बनवाएंगे, तो उसको जीर्णोद्धार कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कालांतर में जीर्णोद्धार 3 शासक ने करवाया। एक तो अशोक ने करवाया जीर्णोद्धार इसका, और दूसरा रुद्रदामन,
किसने करवाया? तो रुद्रदामन द्वितीय और तीसरा स्कंदगुप्त। किसने? तो स्कंदगुप्त। ये 3 शासक कालांतर में हम जब पढ़ेंगे आगे रुद्रदामन, अशोक और स्कंदगुप्त, तो इसमें ये भी पढ़ेंगे कि ये गिरनार में जो सुदर्शन झील था उसका निर्माण पुनरुद्धार करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, मरम्मत कराया था। ठीक है, तो किसने किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया, रुद्रदामन द्वितीय और स्कंदगुप्त ने जीर्णोद्धार करवाया। किस झील का? सुदर्शन झील का दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें रहा किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। अच्छा, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने राज्य को 4 चक्र में बांटा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके अनुसार? तो ये चाणक्य के अनुसार, चाणक्य ने बताया 4 चक्र में बांटने के लिए। तो चाणक्य का जो पुस्तक है क्या? अर्थशास्त्र, तो उसके अनुसार मिलता है ये जानकारी कि इन्होंने अपने राज्य को, जैसे ये भारत है ना, तो इस भारत, पूरे संपूर्ण भारत में इनका शासन है। ठीक है, इनका शासन है, तो इस संपूर्ण भारत में जो इनका शासन था, तो इसको 4 चक्रों में बांटा था। कितना चक्रों में? इसलिए इनको चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो 4 चक्रों में, एक था उत्तर वाला भाग को उत्तरापथ, ये दक्षिण वाले भाग को दक्षिणापथ। ठीक है, दक्षिणापथ। और ये जो आपका पाटलिपुत्रा पूर्व वाला भाग था, इसको मध्य देश बोला। क्या बोला? मध्य देश, मतलब यहाँ केंद्र इसका था। ठीक है, मध्य देश। तो क्या हो गया? उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य देश। क्या हो गया दोस्तों? उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य देश। और एक बच गया आपका उज्जैन, ये वाला उज्जैन दोस्तों, पश्चिम भाग में उज्जैन था। ठीक है, तो उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी आपका तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। तो उत्तरापक्ष का क्या हो गया राजधानी? तक्षशिला। ठीक है, ये आपका जो दक्षिणा पथ था उसका राजधानी स्वर्णगिरी। क्या था दोस्तों? स्वर्णगिरी। ये आप याद भी रख सकते हो, ना भी रख सकते हो। स्वर्णगिरी। चक्रवर्ती सम्राट ये थे, इसीलिए हम, मतलब चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या होता है इसलिए हमने बताया। ठीक है, ये मध्य देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्र था। ठीक है, और ये उज्जैन की राजधानी था अवंती। क्या? अवंतिका। तो ये था 4 प्रांत या 4 इसका क्या? चक्र। ठीक है, जो कि आगे आने वाला समय में 5वां चक्र जोड़ देता है कलिंग को जीतकर अशोक इसमें। ठीक है, कलिंग को जीतता है और इसमें 5वां चक्र को जोड़ देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ बातें। अब हम देखते हैं दोस्तों इनके पुत्र बिंदुसार के बारे में, जो कि 298 ईसा पूर्व में क्या बनता है? शासक बनता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार, ये बिंदुसार जो है ये 298 ईसा पूर्व में शासक बनता है और 269 तक ये शासन करता है। कब तक? 269 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ये पुत्र और उत्तराधिकारी किनका था? तो पुत्र और उत्तराधिकारी किनका था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और क्या था? उत्तराधिकारी था। कौन? बिंदुसार। ठीक है, इनका अन्य नाम कुछ मिलता है, अन्य नाम आप जानो इसका। जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम से जाना, जो कि सेंड्रोकोटस को हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान किसने किया था? तो इसका पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था कौन? तो विलियम जोन्स ने। अन्य नाम इसका है बिंदुसार का अन्य नाम, तो इसका नाम सिंहसेन है। क्या है? सिंहसेन, मतलब शेर के समान। ठीक है, सिंहसेन, जो कि जैन ग्रंथ से मिलता है। कौन से ग्रंथ से मिलता है? जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन के नाम से संबोधित किया गया। अमित्रघात, अमित्रघात, अमित्रघात जो कि यूनानी ग्रंथ से, यूनान के द्वारा जो इतिहासकारों ने लिखा है,
तो यूनानी ग्रंथ से मिलता है। अमित्रघात का मतलब क्या होता है कि शत्रु पर विजयी। अमित्र मतलब जो मित्र नहीं है, घात मतलब उसका हत्या। तो अमित्रघात का मतलब क्या हुआ, शत्रु पर विजयी पाने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अमित्रघात। ठीक है, तो ये इनको नाम से जाना जाता था। एक मद्रसार, क्या मद्रसार, ये पुराण के अनुसार, किसके अनुसार, पुराण ग्रंथ के अनुसार मद्रसार इनको नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों बिंदुसार ने किस धर्म को अपनाया, तो ग्रहण किया इसने आजीवक संप्रदाय को। किस संप्रदाय को, आजीवक धर्म या संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। और इसके पिता किस धर्म को अपनाए थे, इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य, किस धर्म को, तो उन्होंने किस धर्म को अपनाया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसमें तो हमने विस्तार से देखा कि उन्होंने श्रवणबेलगोला में कहाँ चला गया थे, कर्नाटक में भद्रबाहु के साथ। ठीक है, जैन सन्यासी, तो जैन धर्म इन्होंने अपनाया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया और इन्होंने आजीवक संप्रदाय। और हमने बताया है कि आजीवक संप्रदाय का जो क्या था, तो आजीवक दोस्तों जो संप्रदाय था, इसका जो क्या था, मोगलपति गोसाल, मोगलो मखल्ली पुत्र गोसाल इसका प्रवर्तक था, इसका संस्थापक था। इस धर्म को इन्होंने ही दिया था, मखल्ली पुत्र गोसाल। ये तो कई बार हमने बता रखा है आपको कि मखल्ली पुत्र जो गोसाल थे वो इस आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो बुद्ध। और जैन धर्म के प्रवर्तक, वास्तविक प्रवर्तक किनको माना जाता है, तो महावीर स्वामी को वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। उसी प्रकार से आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक किसको, तो मखल्ली पुत्र गोसाल को। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के मतलब होता है भाग्यवादी। ये जो है भाग्यवादी पर आधारित संप्रदाय था। भाग्यवादी मतलब इसमें है ना कि जिसको किसी को कुछ भी मिलता है, जितना भी मिलता है वो उसके भाग्य के अनुसार मिलता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के जो कुछ मिल रहा है वह उसके भाग्य में लिखा गया है, पहले से उसी के अनुसार मिलता है। तो ये भाग्यवादी संप्रदाय था। क्या था, भाग्यवादी पर आधारित था। ठीक है, कि हमें हाथ पैर कितना भी मार लें कुछ होने वाली नहीं है, जो हमारी भाग्य में है वही मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सी संप्रदाय का मानना है, आजीवक संप्रदाय का। इस संप्रदाय का किसने अपनाया, तो बिंदुसार ने। क्यों अपनाया, क्योंकि इसे भी तो भाग्य के अनुसार इतना बड़ा विशाल साम्राज्य मिला था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य इसके पिता के द्वारा जीता गया। इसने क्या किया, इन्हें तो कुछ नहीं योगदान निभाया। ठीक है, अब समझो ये भाग्य ही इनका था कि उनके पुत्र के रूप में जन्मा। तो इन्होंने भाग्यवादी पर क्या किया, विश्वास किया और इस संप्रदाय को अपनाया। ठीक है, तो इन्होंने इस धर्म को, इस संप्रदाय को ग्रहण किया। ठीक है, और इन्होंने भी जैसे दक्कन को किसने जीता था पहला बार, तो पहला बार चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इन्होंने भी दक्कन को साम्राज्य में अपने शामिल किया। किसको, फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु होता है तो दक्कन आज़ाद हो जाता है इससे। ठीक है, मगध से। तो ये फिर से जीत लेता है दक्कन को। ठीक है, तो दक्कन को साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, पुनः पहली बार दक्कन को किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलाया था। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं आगे इसके बारे में। तो पहला हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब ये इनको राज्य सौंप देता है 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इनका अन्य नाम हमने देखा सिंहसेन, जो कि जैन ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, अमित्रघात जो कि किससे मिलता है, यूनानी ग्रंथ, शत्रु पर विजय इसका मतलब होता है। मद्रसार जो कि कहाँ से मिलता है दोस्तों, पुराण से मिलता है। इन्होंने आजीवक संप्रदाय का ग्रहण किया। आजीवक संप्रदाय जो है भाग्यवादी पर आधारित संप्रदाय है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को उतना ही मिलता है जितना कि उसके भाग्य में लिखा होता है। चूँकि इसको बिंदुसार को उतना ही मिला जितना भाग से ज़्यादा हमको लगता है इनको मिला था। ठीक है, तो इन्होंने इस धर्म को से प्रेरित हुआ और इसको अपनाया। ठीक है, फिर दक्कन साम्राज्य को इन्होंने मिलाया। अब आगे देखते हैं दोस्तों बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार जो कि कितना से 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, इसके दो पुत्र थे दोस्तों। एक पुत्र का नाम था
अशोक और एक पुत्र था सुसीम। क्या था? सुसीम। 2 पुत्र थे। ठीक है, आगे आइए। इसके दरबार में कुछ राजदूत आए दोस्तों। इसको सीरिया के जो राजा था, सीरियाई जो राजा था, सीरिया का राजा, उसका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस। इस एंटियोकस से इसको दोस्ती था, ये मित्र इसका था। किसका मित्र था? तो बिंदुसार का मित्र था, सीरिया के राजा। तो ये सीरिया के राजा ने अपने एक दूत को भेजा। दूत मतलब अपने एक मंत्री को, अपने एक ज्ञानी व्यक्ति को भेजा। किसके दरबार में? जैसे कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसको? तो मेगास्थनीज को। उसी प्रकार से एंटियोकस जो कि कहाँ के राजा है? सीरिया के राजा। तो सीरियाई राजा ने एक राजदूत को भेजा जिसका नाम था, तो राजदूत को, अपना एक राजदूत को भेजा। उस राजदूत का नाम था दोस्तों डायमेकस। एंटियोकस ने किसको भेजा? डायमेकस को। किसके दरबार में भेजा? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो ये जो डायमेकस है वो सीरियाई क्या हो जाएगा? राजदूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरियाई राजदूत, क्योंकि सीरियाई राजा के, सीरिया के राजा के द्वारा भेजा गया। ठीक है, ये मित्र इसका था। तो जब इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा डायमेकस को, तो इस डायमेकस से 3 चीज़ का मांग किया बिंदुसार ने। कितने चीज़ का? 3 चीज़ मांगा। एक मांगा मीठी शराब, जो कि अंगूर से बनता था। ठीक है, मीठी शराब का मांगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है। राजा ने कहा, ये राजदूत आया था, वो गया राजा के पास, बोला कि मीठी शराब का मांग किया है। किसने? मतलब व्यापार करने के लिए, कि व्यापार हम करेंगे आपके साथ मीठी शराब का। तो ये जो एंटियोकस राजा थे, उन्होंने कहा ठीक है, कीजिए, आप कर सकते हैं व्यापार हमारे साथ। फिर इन्होंने दूसरा चीज़ मांगा, अंजीर एक फल होता है दोस्तों। ठीक है, जो पकने के बाद गिरता है। ये जो है खाने से काफ़ी ऊर्जा देता है। क्या देता है? काफ़ी ऊर्जा देता है खाने के बाद। तो अंजीर का मांग किया, इससे आपको जो आप तनाव में पड़ जाते हो, वो तनाव नहीं, थकान कम आता है। ठीक है, तो अंजीर खाने से। तो अंजीर का मांग किया, तो अंजीर भी इन्होंने कहा कि इसका जो राजदूत था डायमेकस था, इसको से मांग किया। तो एंटियोकस के जाकर राजा के बोला, तो बोला कि ठीक है, कर सकते हो व्यापार। तीसरा चीज़ मांगा, वो इम्पोर्टेंट है, दार्शनिक मतलब टीचर, शिक्षक का व्यापार करना ये चाहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, हम दार्शनिक, हमारे यहाँ दार्शनिक का व्यापार करने का प्रथा नहीं है। किसने कहा? तो एंटियोकस ने कहा, सीरिया के राजा एंटियोकस ने कहा कि हमारे यहाँ क्या नहीं है? तो दार्शनिक का व्यापार करने का प्रथा नहीं है। ठीक है, तो व्यापार करने का प्रथा किसका नहीं है? दार्शनिक का। तो तीसरा चीज़ इन्होंने नहीं दिया था। तो ये आप याद रखना कि इनका बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस जो कि सीरियाई राजा थे, उन्होंने अपना एक राजदूत डायमेकस को भेजा। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में, जिससे 3 चीज़ों का मांग किया। किसने? बिंदुसार ने, जिसमें से 2 दिया और 1 का व्यापार करना। इस आधार पे न वो किए कि हमारे यहाँ प्रथा नहीं है दार्शनिक का, विद्वानों का व्यापार करने का। ठीक है, तो मीठी शराब और अंजीर का व्यापार किया, दार्शनिक का व्यापार नहीं किया। अच्छा, ये जो डायमेकस है, डायमेकस, इसको उत्तराधिकारी कहा जाता है मेगास्थनीज का, क्योंकि मेगास्थनीज आए थे किनके दरबार में? तो मेगास्थनीज आए थे इनके पिता के दरबार में। ठीक है, अब उनके बाद इनके दरबार में कौन आ गए? तो डायमेकस। तो मेगास्थनीज के जगह कौन आ गया? तो मेगास्थनीज के जगह पे डायमेकस। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हो गया? तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस हो गया। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के स्थान पे कौन आया? बिंदुसार। तो बिंदुसार इसका चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ ना। उसी प्रकार से आपका मेगास्थनीज के जगह पे आया डायमेकस, और डायमेकस मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये बातें थी दोस्तों। ठीक है, अब एक और राजदूत इनके दरबार में आया था मिस्र से।
मिस्र के राजा फिलाडेल्फ था। कौन था? मिस्र का राजा। मिस्र मतलब ये जो राजदूत आता है इससे ये पता चलता है कि ये राजा जो था बिंदुसार जो था उसका मित्र कहाँ कहाँ था। ठीक है, मित्र रहेगा वही ना अपना राजदूत भेजेगा। ठीक है, तो मिस्र का राजा, यहाँ का जो राजा था वो फिलाडेल्फ था। कौन था? फिलाडेल्फ। ये फिलाडेल्फ एक राजदूत को भेजता है अपने यहाँ से, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। उस राजदूत का नाम था दोस्तों, मैं भूल रहा हूँ, हाँ डायनोसियस था। क्या था? डायनोसियस। डायनेसियस को इसके दरबार में भेजा। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने एक दार्शनिक को भेजा, एक राजदूत को भेजा। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार। राजदूत का नाम क्या था? डायनोसियस था। तो ये रहा दोस्तों कुछ बातें किनसे संबंधित? बिंदुसार से संबंधित। अब आगे देखते हैं कि बिंदुसार, पहला हमने क्या देखा? तो बिंदुसार के लिए पहला हमने इसके संदर्भ में देखा कि इन्होंने 298 ईसा पूर्व में ये गद्दी को संभाला, राजगद्दी को। ठीक है, इनके दो पुत्र था, एक था सुसीम और एक अशोक। ठीक है, इनके नाम सिंहसेन जैन ग्रंथ से मिलता है, अमित्रघात यूनानी ग्रंथ से मिलता है और मद्रसार मिलता है पुराणों से। ठीक है, इन्होंने आजीवक संप्रदाय जो कि भाग्यवादी संप्रदाय है, जो कि मखली पुत्र गोसाल के द्वारा दिया गया संप्रदाय है, उसको ग्रहण किया। और इन्होंने सीरियाई राजदूत, इनके दरबार में कौन आया था? डायमेकस के राजदूत, डायमेकस जो कि एंटियोकस के राजदूत था। तो एंटियोकस ने राजदूत अपना डायमेकस को भेजा किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, जिससे कितने चीज़ें की मांग की? 3 चीज़ों की मांग की। मिट्टी शराब जो कि अंगूर से बनता था। ठीक है, और क्या? और एक अंजीर जो कि काफ़ी ऊर्जावान होता था, और अंजीर, और फिर क्या? दार्शनिक। तो दार्शनिक नहीं दिया और कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है, विद्वानों का व्यापार नहीं होता है। ठीक है, इसकी प्रथा नहीं है। फिर हमने कहा कि एक मिस्र के राजदूत आया था, फिलाडेल्फ के राजा फिलाडेल्फ, उनका जो राजदूत था डायनेसियस, वो भी आए थे इनके दरबार में। अब आगे आप समझो कि इनके समय में, बिंदुसार के समय में, ठीक है, बिंदुसार के समय में तक्षशिला जो कि उत्तरापथ की राजधानी था। क्या? तक्षशिला। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला था। तो इस तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है। कितनी विद्रोह होता है? 2 विद्रोह। यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर देता है। ठीक है, बलपूर्वक क्या कर देता है? विद्रोह। कितने विद्रोह? 2 विद्रोह। तो यहाँ का जो उस समय गवर्नर था दोस्तों, जब विद्रोह होता है तक्षशिला में, तो गवर्नर, इसके बड़े बेटे का नाम है सुसीम। तो सुसीम जो है गवर्नर रहता है। क्या रहता है? गवर्नर। तो सुसीम दबाने का प्रयास करता है इस विद्रोह का, लेकिन दबता नहीं है इनसे। फिर अशोक को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? अशोक को तक्षशिला भेजा जाता है। अशोक ने बड़े ही सफलतापूर्वक क्या किया? सुसीम से नहीं दबा था विद्रोह, तो अशोक बड़े ही सफलतापूर्वक तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, तो इसके बाद, अच्छा, इस समय जो अशोक था वो अवंती के गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? अवंती का गवर्नर था। लेकिन तक्षशिला में सुसीम से नहीं संभल रहा था परिस्थिति, तो इसलिए अवंती से इनको तक्षशिला भेजा गया। तो इन्होंने सफलतापूर्वक इसको दबा दिया विद्रोह को। तो अब अशोक को दोनों जगह का गवर्नर बना दिया गया था, अवंती प्लस तक्षशिला। कहा कि नहीं, अशोक बहुत मतलब कि योग्य व्यक्ति है, हमारा पुत्र जो अशोक है, बिंदुसार का कहना है। ठीक है, तो इन्होंने तक्षशिला और अवंती दोनों का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो दोनों का गवर्नर किसको बना दिया गया? अशोक को बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों बिंदुसार से संबंधित कुछ बातें कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को, या इस समय जब विद्रोह हुआ था, तक्षशिला का जो गवर्नर था वो कौन था? तो तक्षशिला का गवर्नर था सुसीम। इसके बड़े पुत्र थे किनका? तो बिंदुसार का।
तब सुसीम ने इस विद्रोह को नहीं दबा पाया। तब अशोक जो कि अवंती का इस समय गवर्नर था, तो अशोक को भेजा गया तक्षशिला। अशोक ने बड़े ही सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया गया। तब इसके पश्चात अवंती और तक्षशिला दोनों जगह का गवर्नर कौन हो जाते हैं? अशोक हो जाते हैं दोस्तों। कौन? अशोक। ठीक है। फिर दोस्तों 273 ईसा पूर्व में, कब? 273 ईसा पूर्व। हमने कहा 269 तक रहता है कौन? बिंदुसार। तो 273 ईसा पूर्व ये बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। बिंदुसार कौन क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। बिंदुसार जो है 273 ईसा पूर्व में क्या हो जाते हैं? तो ये बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। क्या हो जाते हैं? तो ये बीमार पड़ जाते हैं 273 ईसा पूर्व में। जब ये बीमार पड़ जाते हैं ना, तो इनके पुत्रों में जो है उत्तराधिकारी के लिए कि कौन इनका उत्तराधिकारी बनेगा, संघर्ष छिड़ जाता है। हमने 2 पुत्र बताए, इनके और भी पुत्र रहता है दोस्तों। ठीक है। तो 2 तो मुख्य मतलब कि जो योग्य पुत्र था उनके बारे में बताया। ठीक है। प्रभावशाली पुत्र। ठीक है। तो इसके जब बीमार ये पड़ जाते हैं तो इसके पुत्रों में संघर्ष छिड़ जाता है, युद्ध होने लग जाता है। उसको गृह युद्ध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मतलब घर में ही पुत्रों के बीच में युद्ध होने लगा, तो गृह युद्ध। किसके लिए? तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा उसके लिए। ठीक। तो उत्तराधिकारी को लेकर क्या हो जाता है? 273 ईसा पूर्व से पुत्रों में क्या हो जाता है? युद्ध छिड़ जाता है, गृह युद्ध। ठीक है। कि कौन बनेगा उत्तराधिकारी? तो जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो बनेगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी। ठीक है। तो इस गृह युद्ध में अशोक जीतता है। कौन जीतता है दोस्तों? अशोक, जिसको अशोक महान के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। तो यही अशोक जो है अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनेगा। कौन बनेगा दोस्तों? उत्तराधिकारी अशोक बनेगा। कौन? अशोक। तो इस गृह युद्ध में अशोक जीतता है। ठीक है। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनता। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं बिंदुसार के उत्तराधिकारी इसके पुत्र अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक महान किनके बारे में? अशोक महान के बारे में जानते हैं, जो कि 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। 269 क्यों? क्योंकि बीमार पड़े थे बिंदुसार 273 में, मरे नहीं थे। ठीक है। तो ये 269 ईसा पूर्व में शासक बनता है। अब दोस्तों शासक जब ये बनते हैं तो इसके लिए अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातें कहता है कि कैसे ये शासक बने। जैसे कि जैन ग्रंथ कहता है, बौद्ध ग्रंथ क्या कहता है ना, क्योंकि ये बौद्ध धर्म अपनाए थे तो ये बताते हैं इनकी क्रूरता को, कि जब ये बौद्ध धर्म को अपनाए उसके पहले कितने क्रूर थे, तब अब बौद्ध धर्म में आ गया तो कितनी शालीनता इनमें आ गया। ठीक है। ये बताते हैं बौद्ध धर्म को अपनाए थे कौन? अशोक। सोचो कि कैसे मतलब कि वंश है। पहला इसके दादा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने कौन सा वंश को अपनाया, कौन सा धर्म को अपनाया? जैन धर्म को। इनके पिता बिंदुसार ने किस धर्म को अपनाया? आजीवक संप्रदाय को। और ये अपना रहे हैं कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। ठीक है। तो बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ क्या कहता है ना, बौद्ध ग्रंथ कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला। 99 भाइयों को कौन कहता है? बौद्ध ग्रंथ। 99 भाइयों को क्या किया? मार दिया। और एक कुआं में इसको भर दिया और ये क्या बना? शासक बना। इस प्रकार से ये कौन कहता है? बौद्ध ग्रंथ। जो कि यतिशोक्ति वाली बात है दोस्तों। ये 99 और एक ये 100 पुत्र बिंदुसार का होना, ये तो बड़ी ही यतिशोक्ति की बात है। ठीक है। 100 पुत्र आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा हो जाता है। ठीक। तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है। जैन ग्रंथ क्या कहता है? जैन ग्रंथ कहता है कि वैसा कुछ नहीं है। इसने बिंदुसार के आज्ञा के बिना सिंहासन पर, बिना मतलब कि बिंदुसार जब बीमार पड़े तब ये जबरन बिना आज्ञा अपने पिता से लिए हुए ये सिंहासन पे बैठ गए। तो क्या कहता है जैन ग्रंथ कि अशोक ने
बिंदुसार के आज्ञा के बिना सिंहासन पे बैठ गए। ठीक है, सिंहासन पर बैठा बिना अपने पिता के आज्ञा के। ठीक है, ये सिंहासन पे बैठा। एक बौद्ध ग्रंथ और है जिसका नाम है महाबोधि वंश। क्या नाम है? महाबोधि वंश। ये भी बौद्ध ग्रंथ ही है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। ये कहता है कि अशोक मतलब कि जब बिंदुसार का बीमार पड़े तो 4 वर्षों का गृह युद्ध हुआ। क्या हुआ? 4 वर्षों का गृह युद्ध, मतलब उसके पुत्रों के बीच गृह युद्ध हुआ। और इस गृह युद्ध में अशोक जीता और अशोक जो है शासक बना। क्या बना? शासक बना, बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना। ठीक है दोस्तों, ये रहा अशोक के शासक बनने की कहानी। पहला क्या, तो बौद्ध ग्रंथ क्या कहता है कि अपने 99 भाइयों को इन्होंने मार डाला और इस प्रकार से शासक बना। जैन ग्रंथ कहता है कि बिंदुसार के आज्ञा के बिना इस सिंहासन पे बैठा। और एक और बौद्ध ग्रंथ है जो कि महाबोधि वंश, वो कहता है 4 वर्षीय गृह युद्ध हुआ, इसमें अशोक ने विजयी रहा और अशोक इस प्रकार से 269 ईसा पूर्व में शासक बना। ठीक है दोस्तों, एक दिव्य दान ग्रंथ है, वो बौद्ध ग्रंथ है। ये भी क्या है? हमने पहले ही बता रखा है कि बौद्ध ग्रंथ किससे जानकारी। तो एक तो महाबोधि वंश भी हमने बताया। ठीक है, महावस्तु बताया। ठीक है, और एक बौद्ध ग्रंथ और है जो कि हमने बताया कि दिव्य दान पहले भी हमने ये बता रखा है, ये किताब का नाम। ठीक है, ये दिव्य दान से अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलता है। क्या मिलता है? तो दिव्य दान जो बौद्ध ग्रंथ है, इस ग्रंथ से अशोक के प्रारंभिक जीवन की क्या मिलता है? जानकारी। तो अब को क्वेश्चन मिलेगा कि अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ जो जिसका नाम क्या है? दिव्य दान। ठीक है, तो ये अशोक से संबंधित कुछ बातें रहा। अब हम देखते हैं अशोक के अन्य नाम। क्या देखेंगे दोस्तों? अशोक के अन्य नाम। ठीक है, जो कि पहला जो जब किसी शासक के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, अशोक महान है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो आज हम कुछ हद तक इसको बता देते हैं ताकि कल आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं अशोक का अन्य नाम। सभी शासक का अलग अलग नाम होता है, तो इसका भी और भी नाम है, इसको तो और भी ज़्यादा नाम है। तो अशोक का अन्य नाम में क्या क्या है अशोक का दोस्तों? बहुत सारा नाम इनका, आप जितना सक्षम हो उतना याद कर लेना। ठीक है, तो अशोक का नाम अशोक जो मिलता है, क्या अशोक, वो इसके एक अभिलेख मास्की अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? अशोक का ही एक मास्की अभिलेख है। अभिलेख क्या होता है? तो पत्थरों पर जो लिखवाया जाता है उसको अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक का मास्की जो अभिलेख है, उस अभिलेख में क्या लिखा गया है? अशोक लिखा गया है इनके नाम। ठीक है, तो ये हो गया अशोक। अशोक मौर्य भी इनका नाम है। क्या नाम है? अशोक मौर्य वंश के मतलब कि ये भी राजा है। तो अशोक मौर्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक मौर्य जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख किनका है? तो ये रुद्रदामन का अभिलेख। किनका है? रुद्रदामन का जूनागढ़। ये अशोक के अभिलेख नहीं है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसी जूनागढ़ अभिलेख से दोस्तों जो हमने बताया था क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक गवर्नर था, उसने गुजरात के सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो उसका जानकारी इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है कि एक
सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किस अभिलेख से, तो जूनागढ़ अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलता है। ये आप वहाँ पे जाकर सुदर्शन झील के पास जाकर जहाँ पे आपने लिखा वहाँ पे नोट कर देना कि सुदर्शन झील के बारे में जो जानकारी मिलता है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी किससे मिलता है, तो जूनागढ़ की चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर ने सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत के नीचे करवाया था। तो उसकी जानकारी किससे मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का अभिलेख है। इसी जूनागढ़ अभिलेख से ये भी पता चलता है, आप नोट कर लेना कि इसी जूनागढ़ अभिलेख से ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में भी राज्य का विस्तार था। तब चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में राज्य का विस्तार किससे जानकारी मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो अशोक मौर्य किससे मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख से इनका नाम अशोक मौर्य मिलता है। ठीक है, फिर आगे दोस्तों इनका नाम प्रियदर्शी राजा, क्या, प्रियदर्शी राजा। तो ये प्रियदर्शी राजा कहाँ पे मिलता है, तो बराबर की गुफा जो गया में है, गया और जहानाबाद। ठीक है, तो बराबर की गुफा, इस बराबर की गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक और नागार्जुन। तो बराबर की गुफा का निर्माण अशोक करवाया, तो इन्होंने यहाँ पे एक अपना अभिलेख छोड़ा। तो बराबर की गुफा से जो मिलता है अशोक के नाम, वो प्रियदर्शी राजा इसलिए मिलता है कि इन्होंने गुफा का निर्माण दोस्तों आजीवक संप्रदाय के बराबर में गुफा, 4 गुफा निर्माण करवाया था। ठीक है, और वो गुफाओं को हम नाम आगे जानेंगे। एक था कर्ण था, चोपड़ था, ठीक है, ये ऐसे करके था। ठीक है, विश्वकर्ण झोपड़ी था। तो ये बराबर की जो गुफा था प्रियदर्शी राजा के नाम से बराबर की गुफा से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला हमने देखा अशोक मास्की अभिलेख से, अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख से जो कि रुद्रदामन का अभिलेख है, और ये मास्की अभिलेख अशोक का ही अभिलेख है। ठीक है, प्रियदर्शी राजा बराबर की गुफा से। ठीक है, इनको प्रियदर्शी राजा। और आप जानो इनका नाम में अशोक वर्धन, क्या, अशोक वर्धन। ये कहाँ से मिलता है, तो ये पुराण में इनका नाम मिलता है अशोक वर्धन। पुराणों से क्या मिलता है, अशोक वर्धन। राजा अशोक, राजा अशोक, ये कहाँ से मिलता है, तो एक निट्टूर अभिलेख है। हमको तो लगता है आपको मुश्किल होगा ये याद करना, निट्टूर अभिलेख। फिर भी जहाँ तक आपको लगेगा 2-4 याद कर लेना। निट्टूर अभिलेख से राजा अशोक मिलता है। ठीक है, ये दोस्तों एक अपना भाबरू नाम के शिलालेख लिखवाया था, भाबरू बैराट शिलालेख अभिलेख। ठीक है, शिलालेख वही पत्थरों पर लिखवाया जाता था। तो भाबरू बैराट में इन्होंने स्वयं को, अशोक ने स्वयं को मतलब खुद को मगध का सम्राट कहा। मगध का क्या कहा, ये आप याद रखना, ये आप जरूर याद रखना, मगध का सम्राट कहा। आप इसको याद रख लेना कि भाबरू बैराट शिलालेख में अशोक ने क्या खुद को क्या कहा, मगध का सम्राट कहा। बराबर की गुफा से आप याद रखना कि बराबर का गुफा जो बनवाया था आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था, इसलिए इसको प्रियदर्शी राजा कहा गया। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक, वास्तविक नाम इसका किससे मिलता है, मास्की अभिलेख में। तो कुछ तो आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, तो ये है दोस्तों अशोक के अन्य नाम। इनका नाम प्रियदर्शी राजा है, इनका नाम अशोक मौर्य है, अशोक है, राजा अशोक है। खुद को इन्होंने मगध का सम्राट कहा है। किस अभिलेख से, भाबरू बैराट अभिलेख में। दोस्तों अभिलेख इनके जब से स्टार्ट हुआ है कितना सारा अभिलेख शिलालेख हमने सुन रखा। तो अभिलेख, और ये तो हम जानते हैं कि पत्थरों में लिखवाया जाता था। ठीक है, राजा जो काम करता था उस काम को युद्ध किया तो विजयी रहा, या कुछ भी लिखवाना है उसके राज्य कहाँ तक फैला हुआ है तो पत्थरों में लिखवा देता था। ठीक है, उसी को अभिलेख या शिलालेख कहा जाता। तो आइए देखते हैं अभिलेख। अशोक को अभिलेख का पिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अभिलेख का अध्ययन जो होता है, अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का पढ़ना क्या कहलाता है, एपिग्राफी।
एपिग्राफी। ठीक है, तो अभिलेख का अध्ययन क्या हो गया, एपिग्राफी, या इसी को बोला जाता है अभिलेख शास्त्री। अभिलेख शास्त्री, ठीक है। एपिग्राफी, अगर आप अभिलेख पढ़ रहे हो तो आपको अभिलेख शास्त्री कहा जाएगा या एपिग्राफी कहा जाएगा। ठीक है, अशोक ने दोस्तों, अशोक ने लगभग 300, कितना, 300 अभिलेख स्थापित करवाएं। कितना, 300 अभिलेख स्थापित करवाएं। इसलिए अशोक को अभिलेख का पिता कहा जाता। इतनी ज़्यादा अभिलेख इन्होंने स्थापित करवाया, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत में अभिलेख का पिता, अभिलेख का पिता कहा जाता है। किनको, अशोक को। भारत में अभिलेख का पिता किनको कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। इसने लगभग कितना अभिलेख स्थापित करवाए, तो लगभग 300 अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। इन्होंने जो अभिलेख लिखवाने में जो भाषा का प्रयोग किया था, अभिलेख जो पत्थरों पर लिखवाता था, तो अभिलेख में जो भाषा का प्रयोग किया था, किसका, भाषा, वो 4 भाषा का प्रयोग। कितना भाषा, 4 भाषा में अभिलेख लिखवाते थे ये। ठीक है, कौन कौन है ये 4 भाषा, तो ये जानो। ब्राह्मी है एक भाषा का नाम, क्या है, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मण लिपि तो ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि। आप जानो अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। ठीक है, अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि, और एक है ग्रीक लिपि। कौन सा लिपि, ग्रीक। ग्रीक मतलब यूनानी, तो ग्रीक लिपि। तो ये लिपि है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन लिपि है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपि। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा दोस्तों ये सब याद करने में आपको कठिनाई होगा, फिर बहुत आसान लगेगा। कि देखो कितना सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अभिलेखों का अध्ययन हमने बता रखा है, एपिग्राफी होता है। 300 ज़्यादा अभिलेख अशोक ने मतलब क्या क्या स्थापित करवाया, इसलिए इनको अशोक को अभिलेख का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसने अभिलेख को 4 भाषा में, भारत में पहली बार अभिलेख लिखवाना अशोक ने ही प्रारंभ करवाया। ठीक है, इसलिए इनको पिता भी कहा जाता है। तो 4 भाषा में अभिलेख को में लिखवाया, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ये जो ब्राह्मी लिपि जो है वो दोस्तों लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है। तो बाएं से दाएं, जो कि हम अभी भी लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। और खरोष्टी लिपि जो है दाहिने से बाएं। खरोष्टी लिपि क्या है, ये दाहिने से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि ये साइड से ये साइड, यानी दाहिना से स्टार्ट करके इधर की ओर जाता है। और ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट, ऐसे लिखा जाता है। अशोक ने सबसे ज़्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखवाया है। किस लिपि में, यानी बाएं से दाएं। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख किस लिपि में लिखवाया है, ब्राह्मी लिपि। तो ये आप लिख लेना कि अशोक ने सबसे ज़्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। अशोक कितने भाषा में लिखा हुआ है, 4 भाषा में, 4 लिपि में, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। जिसमें से सबसे ज़्यादा किस लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में लिखवाया है दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे जानते हैं। अशोक के जो पहली बार अभिलेख को खोज किया, अब अभिलेख स्थापित किया, फिर बाद में इसके जब क्या हुआ, अभिलेख जो पत्थर था वो मिट्टियों में दब गया। तो पहली बार जो अभिलेख का खोज किया, इसके अशोक के अभिलेख का पहली बार खोज। ठीक है, अशोक के अभिलेख को पहली बार खोज जो किया, उसका नाम है टी पैंथलर। क्या, ये आप याद रखना, टी पैंथलर। अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने खोजा दोस्तों, तो टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेख को पहली बार खोजा था। ठीक है,
कब खोजा? 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में। और स्थापित कब करवाए थे दोस्तों? तो इसी बीच ने करवाए थे जिस बीच इनका शासन था। तो शासन कब था? 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। और खोज कब किया गया? 1750 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। 1700, अभी 2000 चल रहा, तो 1750 ईस्वी में पहली बार इसके अभिलेख को खोजा गया, ठीक है। किसके द्वारा? टी पैंथलर के द्वारा। और पहली बार पढ़ा गया किसके द्वारा? क्योंकि भाषा तो अलग था उस समय, अरमाइक, ब्राह्मी, ये सब भाषा था। तो पहली बार जो पढ़ा गया, पहली बार पढ़ा गया किसके द्वारा? तो पहली बार पढ़ा गया दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पहली बार पढ़ा गया। खोज कब किया था? 1750 में पहली बार इसके अशोक के अभिलेख को खोज हुआ टी पैंथलर के द्वारा, और पहली बार पढ़ा गया 1837 में। जब खोज होगा तभी ना पढ़ा जाएगा। तो बाद में लोगों ने प्रयास किया, जिसमें पहला सक्सेस किसको मिला? जेम्स प्रिंसेप को 1837 में पढ़ने में, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों अशोक के अन्य नाम। अशोक के अभिलेख का पिता क्यों कहा गया? क्योंकि पहली बार भारत में इन्होंने अभिलेख लिखवाया, और लगभग 300 से ज़्यादा अभिलेख मिलता है, ठीक है। कौन से अभिलेख में इसने अपने आप को, खुद को क्या कहा? तो अभिलेख में इनको देवनाम प्रियदर्शी राजा मगध का, मतलब कि इन्होंने खुद क्या कहा? सम्राट कहा भाबरू अभिलेख में, शिलालेख में, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों अभिलेख से प्रारंभिक जानकारी। अब इसके बाद की क्लास दोस्तों हम कल देखेंगे अशोक से संबंधित, ठीक है। तो पहला हमने आज क्या देखा? बिंदुसार देखा हमने। बिंदुसार में हमने क्या जाना कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपनाया, क्योंकि इसको भाग्य के अनुसार ही इतने बड़े मतलब कि इतने बड़े प्रांत का राजा बना, पूरे भारत का राजा बना, ठीक है। तो भाग्यवादी संप्रदाय जो मखली पुत्र गोसाल के द्वारा स्थापना किया गया था धर्म आजीवक संप्रदाय, उसको अपनाया बिंदुसार ने, ठीक है। फिर बिंदुसार में हमने देखा कि इन्होंने दक्कन को भी फिर से मतलब कि विजयी किया था, अपने राज्य में मिलाया था, ठीक है। इसके समय 2 दूत आया था। एक तो आया था डायमेकस, जो कि एंटियोकस का क्या था? दूत था, सीरियाई दूत था, ठीक है। इसको, इसी डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों, जिससे 3 चीज़ मांगा था, मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक। दार्शनिक नहीं दिया, ये कहकर कि हमारे यहाँ दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है, ये कह के, ठीक है। किसने? एंटियोकस ने मना कर दिया था। एक मिस्र का फिलाडेल्फ राजा था, उसने अपना राजदूत भेजा था, ठीक है, डायनेसियस को। तो ये रहा। इसी के समय में हमने बताया अशोक का उद्भव कैसे होता है। तो अशोक के उद्भव से संबंधित हमने बताया कि बिंदुसार जो इसके पिता है, इसी के समय में तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, 2 विद्रोह, ठीक है, तक्षशिला में। तो तक्षशिला में जब 2 विद्रोह होता है, तो उसमें उस समय शिशुम वहाँ का गवर्नर रहता है, तो वो दबाने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं दबता। फिर अशोक जो होता है, उस समय अवंती का गवर्नर रहता है, इसको भेजा जाता है, तो ये सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा देता है। तो अवंती और यहाँ तक्षशिला दोनों का गवर्नर इसको बना दिया जाता है। 273 ईस्वी में बिंदुसार का तबीयत क्या हो जाता है? सेहत इसका खराब हो जाता है, तो गृह युद्ध छिड़ जाता है। फिर हमने बताया कि बौद्ध धर्म कहता है 99 भाइयों को मारा, 4 वर्ष गृह युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसने जीता? अशोक ने जीता। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है कि बिंदुसार के आज्ञा के बिना सिंहासन पे अशोक ने बैठ गया था। तो ये रहा इससे संबंधित कुछ। फिर हमने अन्य नाम बताया कि मास्की अभिलेख में अशोक नाम से जाना जाता है, वास्तविक नाम इसका मिलता है अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में प्रियदर्शी राजा बराबर की गुफा से, ठीक है। तो ये देव नाम प्रिय मिलता है गुर्जरा अभिलेख से, अशोक वर्धन पुराण से, ठीक है। निटुर अभिलेख में राजा अशोक, इन्होंने भाबरू शिलालेख या स्तंभ में खुद को मगध का सम्राट कहा है। फिर हमने कहा कि अशोक को अभिलेख का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसने पहली बार भारत में अभिलेख लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। और लगभग 300 से ज़्यादा अभिलेख लिखवाया इन्होंने, ठीक है। तो अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्री। इन्होंने अशोक ने कितने भाषा में अभिलेख लिखवाया? 4 भाषा या 4 लिपि में, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। जिसमें सबसे ज़्यादा अभिलेख को लिखवाया किस भाषा में, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में, जो कि लेफ्ट से राइट होता है। खरोष्टी लिपि राइट से लेफ्ट होता है, दाहिना से बायां, ठीक है।
फिर हमने कहा पहली बार इनके अभिलेख को जो खोजा गया टी पैंटलर के द्वारा 1750 में खोजा गया और जेम्स प्रिंसेप ने पहली सफलता प्राप्त की उसको पढ़ने में। ठीक है, तो अभिलेख के अशोक के अभिलेख में को पढ़ने में पहली बार सफलता किसने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में दोस्तों। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे अशोक कौन से धर्म को अपनाया, अशोक क्या मतलब कौन कौन से युद्ध किया, क्या कल्याण का काम किया, ये सब हम देखेंगे। कैसे अपने और क्या विस्तार किया इन्होंने मगध का। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो इसके बाद दोस्तों अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।